हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स के बारे में। और क्लास 10th के वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में आए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और इस पे हमारी एक पूरी सीरीज चली हुई है जो PYQs क्वेश्चन हैं उनकी। ठीक है, तो इससे पहले हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके थे फर्स्ट वाले पार्ट्स में। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देखिएगा। तो फिफ्थ तक हमने उसमें क्वेश्चन किए थे 5 और यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो 6 क्वेश्चन में दिया गया है कि HCF ऑफ 98 एंड 28 इज n and LCM ऑफ 98 एंड 28 इज n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m। ठीक है, ये क्या है? n माइनस 7m, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब हमारे पास में जो दो नंबर है 98 और 28, इनका हमें HCF निकालना है, उसको m मान लेना है, और इन दोनों नंबर्स का LCM निकालना है और उसको n मान लेना है। ठीक है, और उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे n और m की, तो तब हमें जा करके ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 98 के फैक्टर देखते हैं क्या होंगे 98 के फैक्टर। तो 2 4 2 9 और यहाँ से 7 से करेंगे 7 7 जो, और ये 7 1 जो, तो फैक्टर तो आते ही होंगे आपको। ऐसे 28 के फैक्टर करेंगे, कितना आएगा? 4 और फिर 2 से करेंगे 2 और ये 2 1। तो 98 के हमारे फैक्टर कितने आ गए? 2 इंटू 7 इंटू 7, और 28 के जो फैक्टर आए हमारे वो कितने हैं? 7 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, तो हमें सबसे पहले निकालना है HCF। HCF क्या होता है? HCF, जो HCF होता है वो इन दोनों फैक्टर्स में, ये जो हमारे 98 और 28 के फैक्टर्स आए, इनमें जो दोनों नंबर्स कॉमन होंगे, इन दोनों फैक्टर्स में जो दोनों नंबर कॉमन होंगे वो हमारा क्या होता है? HCF होता है। अब देखो कॉमन क्या है, एक तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 कॉमन है। दूसरा हमारा 7 और 7 कॉमन है। ठीक, तो HCF हमारा कितना आ गया? 14, और इसको हम क्या मान लेंगे? HCF को m, तो यानी m की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 14। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे? LCM। अब LCM क्या होता है? LCM में जो कॉमन है, कॉमन कौन कौन से आ गए? एक 2 और 2, तो कॉमन आ गए 2। फिर जो 7 है, 7 कॉमन आ गया, कितना आ गया? 7। अब इसमें देखो, इसमें क्या बचा? 7 बचा, तो उसको भी ले लो, और नीचे में क्या बचा? 2 बचा, इसको भी ले लो। ठीक है, 2 यहाँ पर 7 का 2 से करेंगे 14 और 7 का 2 से करेंगे 14। अब 14 14 करेंगे तो ये आता है 196। ठीक, और इसको हम क्या मान लेंगे? एलसीएम को क्या बोला उसने? n, तो इस एलसीएम को हम मान लेंगे n। n कितना है? 196। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? n माइनस 7 है। तो n कितना है हमारे पास में? n है हमारे पास में 196 माइनस 7, और m कितना है हमारे पास में? 14। तो 196 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 और 2 ये 98 आ जाएगा। ठीक, इसमें से 16 में से जाएगा 8 बचेगा, और 8 में से यहाँ पर 18 बचेगा, 18 में से 9, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 98। और 98 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। यानी एक हमारे पास में एक सर्कल है, उस सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट है, एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट से। तो अगर हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल का हमने बनाया डायमीटर, ठीक है, और इसके डायमीटर से के एंड पॉइंट ये होंगे, और इन एंड पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की ऐसे, तो ये टेंजेंट जाएगी इस तरीके से। तो ये जो दो टेंजेंट इसके एंड पॉइंट से जा रही है, किसके? डायमीटर, किसके? सर्कल के डायमीटर से। इस सर्कल के डायमीटर से जो दो टेंजेंट है, इसको x मान लो या y मान लो। तो इसके बारे में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ये क्या है? पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है, या इंटरसेक्टिंग है। अब देखो इंटरसेक्ट तो ये कहीं नहीं कर रही, क्योंकि टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट ऐसे जा रही है, तो ये कहीं नहीं मिल रही आपस में।
दूसरा इक्वल भी नहीं हो सकती है, पता नहीं ये ज़्यादा हो सकती है कम हो सकती है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो इसका आंसर है ये पैरेलल है, क्योंकि जो दोनों टेंजेंट है उनके बीच में जो ये डिस्टेंस है डी डायमीटर के बराबर, वही डिस्टेंस इनके यहाँ पर भी होगा डायमीटर के बराबर, वही डिस्टेंस इसके यहाँ डायमीटर के बराबर होगा। तो अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम होता है तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होती है, ठीक है। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का, वो कैसे बनता है कि अगर एक सर्कल है, ठीक, और इस सर्कल के सेम पॉइंट से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ की किसी सर्कल पर, ये मान लीजिए एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की PA एंड PB, तो ये जो दो टेंजेंट होती है वो हमेशा बराबर होती है, PA इक्वल्स PB, ठीक है। यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जो आने वाली दो टेंजेंट है वो हमेशा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसको भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ट्रायंगल ABC एंड DEF में जो एंगल B है वो E के बराबर है और एंगल F जो है वो C के बराबर है, और AB हमें दिया है किसके बराबर, AB बराबर 3DE के बराबर। तो देन द टू ट्रायंगल्स आर, इसमें कहा गया है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट कौन से होते हैं और सिमिलर क्या होते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर की प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, यहाँ पर अगर हमारे पास में दो ट्रायंगल है ABC और PQR, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलर की कंडीशन, दो कंडीशन होती है। नंबर एक, जो एंगल्स हैं वो दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर होने चाहिए, यानी जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी जो एंगल A है इसका ये एंगल इस एंगल P के बराबर होना चाहिए, और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर होना चाहिए, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होती है हमारी सिमिलर की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड, जो AB साइड है इसका रेशो और PQ का रेशो, और AC का रेशो किससे, PR से, और BC का रेशो हमारे QR से, ये रेशो आपस में बराबर होने चाहिए। तो ये हमारी सिमिलर की कंडीशन है। अगर दो ट्रायंगल्स में हमें ये कंडीशन मिलती है तो वो ट्रायंगल हमारे सिमिलर कहलाएंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन तो सेम वही है जो हमारे सिमिलर की है, यानी इनके तीनों एंगल जो हैं आपस में बराबर होते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि जो साइड होती है वो भी आपस में बराबर होती है। तो कॉन्ग्रुएंट में याद रखना साइड आपस में बराबर होंगी और एंगल आपस में इक्वल होंगे। लेकिन सिमिलर में क्या हुआ है, रेशो बराबर होता है, ये रेशो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें दो ट्रायंगल दिए ABC, क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में A, P और C, और एक है DEF, दूसरा ट्रायंगल है DE और F। अब इसमें हमें एंगल B और E आपस में बराबर दिया है, एंगल B और एंगल E, अगर ये अल्फा तो ये अल्फा है, और F और C, ये F अगर ये थीटा है और तो ये भी थीटा है। और एक कंडीशन और हमें दी है, कौन सी, AB बराबर 3D, यानी AB बराबर कितना दिया है, 3D दिया हुआ है, 3DE। तो अगर हम यहाँ पर AB अपॉन DE की वैल्यू निकालें तो ये कितना आएगा, 3 अपॉन पे 1 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये साइड तो आपस में बराबर आ नहीं रही, दो एंगल हमारे आपस में बराबर आ रहे हैं। तो अगर दो एंगल आपस में बराबर आ रहे हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा। इसमें कहा कि कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर ये भी नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होना चाहिए, यानी साइड आपस में बराबर होने चाहिए, लेकिन इसने AB को 3 टाइम्स बोल दिया DE के, तो कॉन्ग्रुएंट हम कट कर देंगे। इसमें कहा है नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, तो इसको देखते हैं अभी, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक। अगर एक चीज़ और याद रखनी है, अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में बराबर हैं, अगर कोई दो ट्रायंगल है और उन दो ट्रायंगल्स के जो एंगल्स, दो एंगल्स है वो बराबर है, तो जो हमारा थर्ड वाला एंगल होता है ना वो भी बराबर ही आ जाता है आपस में, ठीक है। तो ये अगर x होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो हमें एक कंडीशन तो मिल रही है कि एंगल A बराबर आ रहा है किसके, D के, एंगल B बराबर आ रहा है एंगल E के,
और एंगल C बराबर आ रहा है एंगल F के। तो एंगल्स फर्स्ट कंडीशन तो हमें मिल रही है, ये कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं क्योंकि साइड हमारे पास में बराबर नहीं है, लेकिन हमें रेशो क्या मिल रहा है, रेशो बराबर मिल रहा है। AB अपॉन DE का रेशो क्या है, 3:1 है, यानी दो साइड का रेशो 1 है और दो एंगल्स बराबर हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स होगा, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ऑप्शन इसका डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 बराबर 0 देन n इज। तो n का हमें बताना है क्या होगा, एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर, एनी इवन नंबर। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने से पहले। क्या है, अगर -1 की पावर हमारी ऑड होती है, ऑड, ठीक, तो हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। अगर -1 की पावर हमारी इवन होगी तो +1 आएगा। बस ये याद रखना है, अगर -1 की पावर ऑड होगी तो -1 और -1 की पावर इवन होगी तो +1। जैसे अगर -1 की पावर हमने की 3 तो ये -1 आएगा, और अगर हमने -1 की पावर 2 की तो ये 2 आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आता है, जैसे ये है तो -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं इंटू में तो +1 होगा। ठीक है, तो ये +1। ठीक है, तो जब भी हमारी -1 की पावर इवन होगी तो हमें मिलेगा +1, और ऑड होगी तो -1 मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल 0। -1 की पावर n, अब देखो -1 की पावर कितनी है, 8, यानी कैसी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर है तो +1 ही आएगा, इक्वल 0। अब हमारा ये क्या है, -1 की पावर n +1 इक्वल करके 0 आ रहा है। हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लाना है कि ये जिसमें हम +1 करें तो 0 आ जाए। तो हमें अगर -1 की पावर n यहाँ पर -1 आ गया और तो ये 0 आ जाएगा। तो ये -1 की पावर n 0 कब, -1 कब आएगा, -1 की पावर n जो है ये -1 कब आएगा, कब आएगा, जब पावर कैसी हो, ऑड पावर हो, यानी n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, तभी तो हमें -1 मिलेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की पावर क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ऑड होनी चाहिए, तभी हमें -1 मिलेगा, और हम -1 + 1 करके तभी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी हमारी, एक ऑड, एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, एनी नेगेटिव इंटीजर, एनी ऑड नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है 2 पॉलिनॉमियल्स आर शॉन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज बोथ ऑफ द पॉलिनॉमियल्स। ठीक, अब देखो जीरोस हमें कब मिलते हैं, पॉलिनॉमियल्स में जीरोस, आपने कंडीशन पढ़ी होगी इंटरसेक्ट की। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्टिंग की लाइन कंडीशन क्या थी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये थी। तो अगर दो लाइंस हमारी हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कट करती हैं। अब इसमें हमारे पास में दो ग्राफ है, एक ग्राफ ये है, ठीक है, और दूसरा ग्राफ है हमारे पास में ये। अब इन ग्राफ में देखो ध्यान से, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ पर कितनी बार कट कर रहे हैं, एक यहाँ पर कट कर रहे हैं और एक ये यहाँ पर कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों ग्राफ के सॉल्यूशन जो होंगे वो कितने सॉल्यूशन होंगे, 2। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ग्राफ ने जो है 2 बार कट किया है, तो जितनी बार कोई ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, उतने ही होंगे। अगर ये ग्राफ एक बार कट करता, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ ये है और एक लाइन हमने ये बना दी और एक लाइन ये बना दी, तो ये एक लाइन L1 और एक लाइन ये L2 है, ये एक पॉइंट पर कट करे तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे, वो एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।